छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं एसके और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके सुपर स्टडी में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो है पंचायती राज। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो ग्रामीण परिवेश है उसकी हिस्ट्री बताई थी। तो ठीक है, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला मेन फैक्ट है वो है भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है वो दो स्तर पर होता है, ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर। जो पंचायती राज है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक है, उसका जो तात्पर्य है। हमारा अगला फैक्ट है, इसे भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला फैक्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन को सन 1864 में मान्यता मिली। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन को सन 1864 में मान्यता मिली। हमारा अगला फैक्ट है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो था। जो आर्थिक विकेंद्रीकरण था उसका जनक लॉर्ड मेयो था। इसने सन 1870 में, किसने? लॉर्ड मेयो ने सन 1870 में स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक व वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियाँ किसने प्रदान की? तो वो प्रदान की थी लॉर्ड मेयो ने सन 1870 में। ठीक है, हमारा अगला फैक्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिए, भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला फैक्ट है, संविधान में पंचायतों का गठन। देखिए, संविधान में पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। जो अनुच्छेद 40 है वो संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और जो संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह विचारधारा गांधी जी की थी। देखिए, जो गांधी जी थे वो पंचायतों का मतलब सहयोग करते थे, वो चाहते थे कि पंचायत हो। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में प्रारंभ हुआ। अगला हमारा फैक्ट है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा सन 1953 में प्रारंभ हुई। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहली योजना थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहली योजना थी। ठीक है, हमारा अगला फैक्ट है, सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन था उसको पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। ठीक है, हमारा अगला फैक्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो ग्राम पंचायतों के इसलिए घोर विरोधी थे क्योंकि वो मानते थे कि जो ग्राम पंचायत हैं वो जातिवाद, भेदभाव वगैरह को बढ़ावा देती है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया। ठीक है, तो हम कुछ समितियों के बारे में अब चर्चा करेंगे। देखिए, उनमें से एक थी बलवंत राय मेहता समिति। भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो थे इनकी जांच के लिए और इनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनको बेहतर ढंग से करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया
जिसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन सन 1956 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन था वो सन 1956 में किया गया था और सन 1957 को इस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, उसी कारण जो पंचायती राज था वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, फिर है इस समिति का मॉडल त्रिस्तरीय पंचायत का था। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो त्रिस्तरीय किया था। ठीक है, जिनमें से क्या थी, एक थी ग्राम पंचायत जो कि ग्रामीण स्तर पर थी, फिर एक थी प्रखंड या पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर थी, और फिर थी आपकी जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर थी। देखिए ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है या कर्ता धर्ता होता है उसको ग्राम प्रधान बोलते हैं। प्रखंड स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है और जो जिला स्तर होता है, जिला पंचायत होती है, उसका अधिकारी जिला अधिकारी होता है जिसको डीएम बोलते हैं। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, और जो प्रखंड या पंचायत समिति है और जिला पंचायत है इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। ठीक है, फिर है 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। ये जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग भी, मतलब योजना आयोग का नाम ही राष्ट्रीय विकास परिषद था। ठीक है, फिर है आपका पंचायती राज अधिनियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। फिर देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, देखिए नागौर जिले में भी एक गांव था जिसका नाम था बगदरी। ठीक है, बगदरी। नागौर जिले में पंचायत का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। देखिए सर्वप्रथम जो पंचायत का गठन हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव था बगदरी, उसमें हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, और वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने जो है, आंध्र प्रदेश में पंचायत का गठन हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो था उसमें 4 स्तरीय, देखिए जो राजस्थान था उसमें तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था, पर जो पश्चिम बंगाल था उसमें 4 स्तरीय पंचायत का गठन हुआ था। तो हमारी अगली समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता जो थे वो एक प्रसिद्ध नेता और विचारक थे। इस समिति का नाम अशोक मेहता समिति इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो हम समिति के कुछ मेन फैक्ट देखते हैं कि इस समिति में क्या क्या था जिससे जो पंचायती राज था उसमें सुधार हो सकता था। तो इस समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ। देखिए उस दौरान जो सरकार थी केंद्र में वो जनता पार्टी की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी। ठीक है, जो अशोक मेहता समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 1978 में सौंपी। फिर अगला फैक्ट है, इस समिति ने 132 सिफारिशें की। अशोक मेहता समिति ने सिर्फ 132 सिफारिशें की थी और ये सिफारिशें पंचायती राज को
पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। ठीक है, फिर है इसका जो अगला फैक्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय में बदलना। इस समिति के अकॉर्डिंग ये एक सिफारिश ये की गई थी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति थी उसको द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति में बदलना। अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो पद्धति थी वो अभी आपने बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसमें बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति क्या थी, जो कि ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर थी। ठीक है, जो द्विस्तरीय पद्धति थी उसमें क्या था, जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिला परिषद में जो उसका अधिकारी था उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए, और जो मंडल पंचायत थी उसके जो अधिकारी हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होना चाहिए। ठीक है, जो मंडल पंचायत थी उसमें जो गांव की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 10 से 15 होनी चाहिए, और उन गांव की जो जनसंख्या है उनकी जनसंख्या कम से कम 15,000 या 20,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये सिफारिश इस समिति ने की थी। फिर अगली सिफारिश थी इस समिति के जरिए, लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। इस समिति के अनुसार जो सर्वाधिक जिम्मेदारी थी वो जिले पर ही होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो जिला था वो प्रथम बिंदु होना चाहिए लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए। अगली जो सिफारिश थी वो थी, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। मतलब पंचायती चुनाव में जो सभी स्तर थे उस पर जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी आधिकारिक रूप से भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला फैक्ट है इस समिति का, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। कहने का मतलब था कि जो पंचायती राज संस्थाएं थीं उनको संविधान में जगह दी जानी चाहिए, ऐसी इस समिति की सिफारिश थी। ठीक है, फिर है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। कहने का मतलब था इस सिफारिश का कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्थाओं, इनके लिए जो सीट है वो निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये चुनाव लड़ सकें। फिर है 1980 में जनता पार्टी की सरकार आंतरिक मतभेदों के कारण गिर गई। ठीक है, 1980 में जो जनता पार्टी की सरकार थी वो आंतरिक मतभेदों के कारण गिर गई थी। इसी कारण इस समिति की एक भी सिफारिश पर कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, परंतु फिर भी कुछ 3 राज्य ऐसे थे, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने ये जो द्विस्तरीय पंचायत थी, द्विस्तरीय पंचायत का रूप था, उसके बारे में विचार करके उसको अपनाया और कुछ हद तक उन्होंने इसके बारे में कार्य किया। हमारी अगली समिति है जी.वी.के. राव समिति। इस समिति का गठन जी.वी.के. राव के अध्यक्षता में हुआ था, इसी कारण इस समिति का नाम जी.वी.के. राव समिति पड़ा। इस समिति का गठन सन 1985 में योजना आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, इस समिति का गठन 1985 में योजना आयोग के द्वारा किया गया था, और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 1986 में सौंपी थी। ठीक है, जी.वी.के. राव समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 1986 में सौंपी थी। इसको याद रखिएगा आप। जी.वी.के. राव जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट कौन सी सन में सौंपी, तो 1986 में सौंपी थी। फिर इस समिति का अगला फैक्ट है, इस समिति में बिना जड़ की घास, याद रखिएगा, बिना जड़ की घास पंचायती राज संस्थाओं को कहा गया। देखिए यहाँ से एक सीधा सीधा क्वेश्चन है कि किस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा गया, तो वो समिति क्या थी, जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति में पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा गया।
देखिए, इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास इसलिए कहा गया क्योंकि जो विकास प्रशासन था उसमें लोकतंत्रीकरण के विपरीत नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण जो पंचायती राज संस्थाएं थी वो कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, नौकरशाही ने जन्म ले लिया था। इसी कारण इस समिति में जो पंचायती राज संस्थाएं थीं उनको बिना जड़ की घास कहा गया। ठीक है, फिर है अगला फैक्ट, इस समिति का उद्देश्य मतलब GVK राव समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन था। इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लेगा कि GVK राव समिति का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इस समिति का उद्देश्य था ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन का मतलब है खत्म करना। ठीक है, गरीबी को खत्म करना। फिर है अगला फैक्ट, इस समिति के अनुसार पंचायती राज पद्धति 4 स्तरीय हो। देखिए, आपको अभी मैंने पढ़ाया बलवंत राय मेहता समिति में जो पंचायत का स्तर था वो त्रिस्तरीय था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी। ठीक है, तो ऐसे ही GVK राव समिति जो थी उसमें पंचायती राज पद्धति 4 स्तरीय की थी। ठीक है, और वो क्या थी? ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत और राज्य पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो चौथा स्तर था वो था राज्य पंचायत। ठीक है, इस समिति का अगला फैक्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन हो। देखिए, इस समिति में ये भी कहा गया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें नियमित निर्वाचन हो। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि 11 राज्य ऐसे थे जिनमें पंचायती चुनाव हुए ही नहीं थे। ठीक है, इसी कारण इस समिति में ये कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें नियमित निर्वाचन हो। ठीक है, तो हमारी अगली समिति है LM सिंघवी समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो LM थे। LM का मतलब है लक्ष्मी मल्ल। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था LM का वो था लक्ष्मी मल्ल, इसीलिए इस समिति को जो नाम था वो LM सिंघवी समिति दिया गया। ठीक है, देखिए, इस समिति का गठन सन 1986 में राजीव गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, इस समिति का गठन सन 1986 में राजीव गांधी द्वारा किया गया और इस समिति ने कुछ सिफारिशें हैं जो सरकार को सौंपी ताकि पंचायतों का विकास हो सके। तो इसकी सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस समिति के अकॉर्डिंग कि मतलब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संविधान में जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर अगली जो सिफारिश थी वो थी कि कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। LM सिंघवी जो समिति थी उसके अनुसार अनेक गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। ठीक है, फिर अगली जो सिफारिश थी समिति की वो थी कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए, इसका तात्पर्य यह था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। ठीक है, फिर है अगला फैक्ट कि इस समिति को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति भी कहा जाता है। देखिए, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी समिति है जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहते हैं, तो आपका जवाब होगा LM सिंघवी समिति। ठीक है, वैसे इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि LM सिंघवी समिति का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी मल्ल थे। ठीक है, देखिए, जो प्रत्यक्ष है उसका एक दूसरा नाम है अपरोक्ष। ठीक है, अपरोक्ष ऐसा भी आ सकता है कि अपरोक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किस समिति को कहा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का जो दूसरा नाम है वो अपरोक्ष है। ठीक है, हमारी अगली समिति है थुंगन समिति। थुंगन समिति को PK थुंगन समिति भी कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे पीके का मतलब है प्रेम खांडू, ठीक है, प्रेम खांडू, ठीक है, क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रेम खांडू थे, ठीक है। उनका जो पूरा नाम था वो था प्रेम खांडू थुंगन, ठीक है। देखिए इस समिति का जो गठन था वो 1988 में हुआ था। वो कैसे हुआ था? 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में, देखिए पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी, ठीक है। इस समिति का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि ताकि जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि ये जो कार्य है वो किस प्रकार कर रही है, ठीक है। फिर इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की, ठीक है। वो क्या थी कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए संवैधानिक मान्यता की बात इस जो पहले समिति थी LM सिंघवी समिति, उन्होंने भी कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और यही बात पीके थुंगन समिति ने भी कही थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब इनको संविधान में जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर अगली सिफारिश थी गांव, प्रखंड व जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, ठीक है। और थुंगन समिति के अकॉर्डिंग गांव, प्रखंड मतलब ब्लॉक स्तर, ठीक है, प्रखंड व जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, ठीक है। फिर अगली सिफारिश क्या थी कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए, मतलब जो अधिकतर जिम्मेदारी होगी वो जिला परिषद पर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो जिला परिषद है इसका अध्यक्ष होता है DM, मतलब कि जिला कलेक्टर, ठीक है। फिर जो अगली सिफारिश थी वो थी कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला एक सीधा फैक्ट है, मतलब एक सिफारिश है कि एक संस्था के सुपर सत्र की अवधि 6 माह होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि थुंगन समिति के अनुसार सुपर सत्र की अवधि कितने टाइम की थी, तो आपका सीधा सा आंसर होगा 6 माह, ठीक है, 6 महीने। फिर अगली सिफारिश थी इस समिति की कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है। थुंगन समिति के अकॉर्डिंग जो सिफारिश की गई थी वो क्या थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है। और इस वित्त आयोग के जरिए ही पंचायती राज संस्थाओं को मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो उनकी सुधारी जाए, ठीक है। जो पैसे का वितरण हो वो इसी वित्त आयोग के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी अगली समिति है VN गॉडगिल समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे विठल राव नरहार, ठीक है। विठल राव नरहार गॉडगिल इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे विठल राव नरहार गॉडगिल, ठीक है। तो इस समिति की अगर हम बात करें तो इस समिति का गठन 1988 में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो इस समिति ने बहुत सिफारिशें की। वैसे जो गॉडगिल समिति है वो थुंगन समिति से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, ठीक है। तो इस समिति की कुछ सिफारिशें थी, जैसे
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संविधान में जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, थुंगन समिति ने भी यही बात कही थी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस समिति के अकॉर्डिंग इन्होंने एक बात कही कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन समितियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया, मतलब सिफारिश की गई, तो भाई थुंगन समिति और गॉडगिल समिति। ठीक है, फिर है कि पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। कहने का मतलब जो 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला परिषद। ठीक है, तो जैसे जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो डीएम होता है, पर इस समिति के अकॉर्डिंग इस समिति का ये कहना था कि जो चुनाव है वो सीधे सीधे होने चाहिए। ठीक है, कि मतलब जनता द्वारा निर्वाचित हों। ठीक है, फिर इस समिति के अकॉर्डिंग मतलब जो इस समिति की एक नई सिफारिश थी वो थी पंचायती राज संस्थाओं को कर, मतलब जो टैक्स है वो कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समिति ने ये सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होगा, तो गॉडगिल समिति ने ये बात कही थी। ठीक है, फिर इस समिति की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो। ठीक है, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। ठीक है, तो इस समिति में इतना ही है। वैसे ये जो थुंगन समिति है वो इससे मिलती है। जैसे अगर अनुसूचित जाति और महिला आरक्षण की बात करें तो वो थुंगन समिति में भी इस बात की सिफारिश की गई थी और गॉडगिल समिति में भी इस बात की सिफारिश की गई थी। तो अभी तक हमने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समितियां पढ़ी, उनके बारे में जाना कि उन्होंने कौन कौन सी सिफारिश की। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा किस प्रकार मिला, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, राजीव गांधी सरकार की अगर हम बात करें तो LM सिंघवी, मतलब लक्ष्मी मल्ल जो LM इनका पूरा नाम था, LM सिंघवी समिति की अनुशंसाओं के उपरांत राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ठीक है, ये जो विधेयक था लोकसभा में तो पारित हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो 64वां संशोधन विधेयक था वो लोकसभा में तो पारित हो गया था, परंतु अगस्त 1989 में, ठीक है, अगस्त 1989 में इस विधेयक का राज्यसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। ठीक है, जो राज्यसभा में ये जो विधेयक था ये पारित नहीं हुआ। ठीक है, 2/3 बहुमत से, देखिए 2/3 बहुमत से इस विधेयक का राज्यसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। ठीक है, फिर अगली सरकार है नरसिम्हा राव की सरकार। तो इसमें क्या था कि सितंबर 1991 को, अच्छा देखिए, जो 64वें, मतलब ये जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में इसका विरोध किया गया, तो उसके बाद राजीव गांधी तमिलनाडु में अपनी सरकार का प्रचार करने के लिए गए थे और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मई 1991 में उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नरसिम्हा राव सरकार की। सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन था वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया था,
जिसे 20 अप्रैल 1993 को उस दौरान के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, उनके द्वारा भी पास किया गया। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा उस दौरान के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसे पास किया गया। और फिर 24 अप्रैल 1993 को ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये अस्तित्व में आया। ठीक है, मतलब इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। तो अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 को हुआ था और ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इस संशोधन में क्या क्या हुआ जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, फिर इसका जो फैक्ट है वो है कि इस संशोधन को संविधान के भाग 9 में सम्मिलित किया गया। आप जानते हैं कि संविधान मतलब जो मूल संविधान है हमारा उसमें 22 भाग हैं। ठीक है, तो उन 22 भागों में से भाग 9 में सम्मिलित किया गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक संविधान में वर्णित है और जिसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। मतलब 243 से 243 ओ तक कुल जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 16 है। ठीक है, 16। फिर है इस संविधान का अगला फैक्ट, इस कानून ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। देखिए जो मूल संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी और आज के टाइम में संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय हैं। ठीक है, देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो 29 विषय थे ये राज्य सूची के थे जिन्हें 11वीं अनुसूची जब इसमें जोड़ी गई तो पंचायतों के अंडर में ये 29 कार्यकारी विषय आ गए थे जो कि राज्य सूची के थे। ठीक है, फिर इसका अगला फैक्ट है, इस अधिनियम ने ही पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, यही वो कानून था जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, संविधान में मतलब वर्णित हुई ये चीज़ें। फिर इसका अगला फैक्ट है, इस अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। ठीक है, ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसी के अनुसार जो पंचायतों का कार्यकाल था या समय अवधि वो 5 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ये जो 16 अनुच्छेद थे पूरे 243 से लेके 243 ओ तक इनके बारे में। तो पहला अनुच्छेद 243, इसमें पंचायती राज संस्थाओं की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये फैक्ट टू फैक्ट आएंगे, सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे कि 243 में किसका वर्णन है, तो वो है पंचायती राज संस्थाओं की परिभाषाओं का वर्णन। ठीक है, फिर है 243 ए, इसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। ठीक है, मतलब जो ग्राम सभा है वो ग्राम स्तर पर किस प्रकार कार्य करेगी। ठीक है, फिर है आपका 243 बी, पंचायतों का गठन। देखिए आपके एक वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें जो अनुच्छेद 40 है, ठीक है, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई है, जबकि यहाँ पे 243 बी में पंचायतों के गठन की बात हुई है। ठीक है,
तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 40 में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है और 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका 243 सी, इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। ठीक है, फिर है 243 डी, इसमें सीटों का आरक्षण, इस बारे में जिक्र किया गया है कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और उन जातियों की जो स्त्रियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो 1/3 है। अगर सरकार चाहे तो इसको बढ़ाकर 50% भी कर सकती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 243 डी में सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, फिर है 243 ई, इसमें पंचायतों की समय अवधि का जिक्र किया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। ठीक है, फिर है आपका अगला अनुच्छेद 243 एफ, इसमें सदस्यता के लिए निर्हताओं का वर्णन किया गया है। निर्हताएं मतलब अयोग्यता। ठीक है, फिर है आपका अगला जो अनुच्छेद है 243 जी, इसमें दिया गया है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, मतलब जो राज्य का विधानमंडल है वो पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार मतलब प्रदान कर सकता है। ठीक है, ताकि वो अपना जो स्वायत्त शासन है उसमें सक्षम हो। ठीक है, फिर है आपका 243 एच, इसमें जो राज्य का विधानमंडल है, देखिए जो विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य का जो विधानमंडल है उसने पंचायतों को कर अधिरोपण की शक्तियां प्रदान की है। ठीक है, फिर है आपका 243 आई। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 243 आई, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, इसका जिक्र 243 आई में किया गया है और ये इस वित्त आयोग का जो गठन होगा वो राज्य के राज्यपाल द्वारा होगा। ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल होगा वो वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, पंचायतों के लिए। ठीक है, फिर है आपका 243 जे, इसमें पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। ठीक है, फिर है आपका 243 के, पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, इसमें पंचायतों के चुनाव संबंधी बातों का जिक्र किया गया है 243 के में। फिर है आपका 243 एल, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, मतलब ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लागू हो सकता है। ठीक है, फिर है आपका 243 एम, कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना। देखिए कुछ जगह राज्य ऐसी हैं जैसे मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और ठीक है, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा बाध्य नहीं है, मतलब कि ज़्यादा बाध्य नहीं है कि हाँ ये वहाँ पे लागू हो। ठीक है, पर इस मामले में ऐसा है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो ये निर्देशित कर सकता है कि हाँ इन राज्यों में जो ये 73वां संविधान संशोधन है वो मतलब लागू हो। ठीक है, फिर है 243 एन, विद्यमान विधियों व पंचायतों का बना रहना। इसका मतलब है कि जिस टाइम 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस दौरान मतलब जो गांव वगैरह थे या जिला थे वहाँ पे पहले से ही पंचायतें बनी हुई थी। तो कहने का मतलब था कि उनको तुरंत खंडित ना किया जाए, जिस प्रकार कार्य चल रहा है उस प्रकार चलने दिया जाए और बाकी अपना मतलब कार्य प्रगति पर रखें। ठीक है, फिर है 243 ओ जो कि लास्ट का अनुच्छेद है। इसमें कहा गया कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित, मतलब कि जो निर्वाचन संबंधी सीटों का आवंटन है
और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनाव होगा उसमें न्यायालय में कोई भी अपील वगैरह नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 73वां संविधान संशोधन है, उसके कुछ फैक्ट हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायतों के गठन पंचायतों का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहेंगे 243B। और अगर ग्राम पंचायतों के गठन की बात आए तो वो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, पर इस चार्ट के बारे में जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम चार्ट के बारे में जानते हैं। हमने इसमें उसके समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में बताया है, उनका गठन और पंचायतों के स्तर, और उस दौरान जो प्रधानमंत्री रहे, समितियों के दौरान जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में बताया है। तो हम देखते हैं हमारी पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था और इस समिति की जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई वो 1957 में सौंपी गई। देखिए, आप जानते हैं जो समितियों के नाम है वही उनके अध्यक्ष के नाम है। ठीक है, फिर जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसने त्रिस्तर की बात की थी। ठीक है, आप जानते ही हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो त्रिस्तर कौन कौन से थे। ठीक है, इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब उस टाइम जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, फिर है हमारी अगली समिति अशोक मेहता समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, जिसका गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था और इन्होंने पंचायतों का जो मॉडल दिया था वो दिया था द्विस्तरीय। ठीक है, वो जब मैंने आपको ये समिति पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था द्विस्तरीय कौन कौन से हैं। ठीक है, उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई भी कांग्रेस सरकार के ही थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे। फिर है हमारी GVK राव समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो GVK राव थे और इसका गठन 1985 में हुआ था। ठीक है, GVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था और इनके अकॉर्डिंग जो पंचायती मॉडल था वो 4 स्तरीय था। ठीक है, उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे और आप जानते ही हैं कि राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर है LM सिंघवी समिति। तो LM का नाम है लक्ष्मीमल। ठीक है, पूरा नाम था इसका लक्ष्मीमल सिंघवी। इस समिति का गठन 1986 में हुआ। ठीक है, इस समिति का जो गठन था 1986 में हुआ और जो प्रधानमंत्री थे इस दौरान भी राजीव गांधी थे। देखिए, जो LM सिंघवी थे इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की बात कही थी। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इन्होंने किस प्रकार का मॉडल दिया था। ठीक है, अगर आप जानते हो कि इन्होंने किस टाइप का मॉडल दिया था तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर है PK थुंगन समिति। PK का नाम है प्रेम खांडू। ठीक है, इस समिति का गठन 1988 में हुआ था। इन्होंने जो पंचायतों का स्तर था वो त्रिस्तरीय की बात की थी। ठीक है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। एक्चुअली ऐसा पूछा जाता है कि किस समिति के दौरान कौन से प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये काफ़ी चार्ट जो है यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है आपकी गौडगिल समिति। देखिए, PK थुंगन समिति और गौडगिल समिति की जो सिफारिशें थीं वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही थी। ठीक है, गौडगिल समिति का गठन भी 1988 में हुआ और इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर की बात की। ठीक है, पर अगर हम बात करें सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायतों की बात किसने कही थी तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात कही थी। ठीक है, उस दौरान भी जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। ठीक है, देखिए, मैंने आपको LM सिंघवी समिति में एक बात बताई थी
कि एल.एम. सिंघवी समिति को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा गया है। एक्चुअली वो थोड़ा गलत हो गया। एल.एम. सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को, ठीक है, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया था। ठीक है, आप डाउट में मत रहिएगा, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा जो मैंने आपको समिति में पढ़ाया था। एल.एम. मतलब लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को, ठीक है, याद रखिएगा कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल.एम. सिंघवी ने किसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया था, तो वो बताया था ग्राम सभा को। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये था पंचायती राज जो कि आज कंप्लीट हो गया है। वीडियो पूरा होने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप अगर भूल जाते हैं कि किस समिति ने कौन सा स्तर मतलब पंचायतों का दिया था, तो काफ़ी इजी ट्रिक है, आपको पसंद आएगी। जैसे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने जो स्तर दिया था वो त्रिस्तरीय था। अब आप जानते हैं त्रि का मतलब क्या होता है, 3। तो बलवंत राय मेहता यानी कि 1 2 3। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि मतलब बलवंत राय मेहता समिति ने कौन से कितने स्तरों की बात की थी, तो त्रिस्तरीय की बात की थी। वो कैसे, बलवंत राय मेहता मतलब 1 2 3। ठीक है, और अशोक मेहता समिति में द्विस्तर थे, तो अशोक मेहता यानी कि 1 2। ठीक है, और 4 स्तरीय पंचायतों के स्तर की बात की थी जी.वी.के. राव ने, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्तरीय। और पी.के. थुंगन, ठीक है, पी.के. थुंगन मतलब 1 2 3 त्रिस्तरीय। ठीक है, और गौडगिल, मैंने आपको कहा कि जो पी.के. थुंगन समिति है वो गौडगिल से मिलती जुलती है, तो गौडगिल ने भी त्रिस्तरीय ही मतलब पंचायतों के स्तर की बात की थी। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी।